हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 10 के जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अंशाल प्रश्न पढ़ रहे थे। जो सेट नंबर 2024 का एक बताया जा रहा था। इसमें विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो आपका 6 नंबर का यानी 6 अंक का क्वेश्चन पूछता है, वही प्रश्न छूटा हुआ था, जो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपका है कि मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। यह अंक कितने अंक का प्रश्न पूछता है? 6 अंक का प्रश्न पूछता है। ये 6 अंक का प्रश्न है। तो ये है मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र। अब आगे हम लोग चलेंगे कि मानव हृदय में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती है, इसका वर्णन, संरचना का वर्णन करेंगे। तो मानव हृदय में निम्नलिखित संरचनाएं दिखाई देती हैं। पहला अलिंद व निलय, दूसरा फोसा ओवैलिस, तीसरा महाशिरा, चौथा कोरोनरी साइनस, पांचवा स्पंदन केंद्र और छठवां है आपका फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड और सातवां है द्विवलन तथा त्रिवलन कपाट। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग चलेंगे अलिंद व निलय। मानव के हृदय में अगर मानव के हृदय के अनुदैर्ध्य कांड को देखते हैं तो उसमें 4 वेश में दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें से 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। हृदय का जो ऊपरी भाग होता है वह अलिंद होता है और निचला जो होता है वो क्या होता है? निलय होता है। ऊपरी भाग अलिंद और निचला भाग क्या होता है? निलय होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ऊपरी 2 भाग जो होते हैं अलिंद होते हैं, वो दोनों अलिंद जो होता है अंतरा अलिंदीय पट्ट द्वारा अलग होते हैं और निचला भाग जो निलय होता है, दोनों निलय किसके द्वारा? अंतरा निलय पट्ट द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अपनी अपनी ओर के अलिंद और निलय एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। फिर एक बार चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। बताया गया कि मनुष्य के हृदय के अनुदैर्ध्य कांड को देखते हैं तो उसमें कितने वेश में दिखाई देते हैं? 4, जिसमें से 2 अलिंद होता है और 2 क्या होता है? निलय। ऊपरी भाग जो होता है वह अलिंद होता है, निचला भाग क्या कहलाता है? निलय होता है। अब दोनों अलिंद किसके द्वारा? अंतरा अलिंदीय पट्ट द्वारा क्या होते हैं? एक दूसरे से पृथक होते हैं। और दोनों निलय जो होता है वो अंतरा अलिंदीय निलय द्वारा क्या होता है? अंतरा निलय द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं? पृथक होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अपनी अपनी तरफ के ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया, ये इधर वाला एक पार्ट, इधर वाला एक पार्ट, इधर वाला एक पार्ट, इधर वाला एक पार्ट। अब ये अपनी अपनी ओर के अलिंद और निलय एक दूसरे से क्या होता है? संबंधित होते हैं। दायां अलिंद और निलय एक दूसरे से संबंधित होता है और बायां अलिंद और निलय क्या होता है? एक दूसरे से क्या होता है? संबंधित होता है। आगे हम लोग चलेंगे पॉइंट 2 पर, फोसा ओवैलिस। फोसा ओवैलिस अंतरा अलिंदीय पट्ट के पश्च भाग पर, अंतरा अलिंदीय पट्ट के कौन से भाग पर? पश्च भाग पर एक छोटा सा अंडाकार क्या होता है? गड्ढा होता है और उसी छोटे से अंडाकार गड्ढा को हम क्या कहते हैं? फोसा ओवैलिस कहते हैं। अगला तीसरा पॉइंट है महाशिरा। दाएं अलिंद में 2 मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं, उसी जिसे हम क्या कहते हैं? अग्र तथा पश्च महाशिरा कहते हैं। कौन सी शिरा कहते हैं? अग्र तथा पश्च महाशिरा कहते हैं। पॉइंट नंबर 4 कोरोनरी साइनस। ध्यान दीजिएगा, कोरोनरी साइनस बता रहा है कि अंतरा अलिंदी पट्ट के समीप हृदय की दीवारों से आने वाले रुधिर हेतु कोरोनरी साइनस का, किसका? कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है। इस छिद्र पर कोरोनरी कपाट होती है या होता है? क्या होता है? इस छिद्र पर कोरोनरी कपाट होता है। फिर एक बार चलते हैं, कोरोनरी साइनस अंतरा अलिंदी पट्ट के समीप, किसके समीप? अंतरा अलिंदीय पट्ट के समीप हृदय की दीवारों से आने वाले किसके हेतु? रुधिर हेतु कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है और इस छिद्र पर कोरोनरी कपाट होता है। पॉइंट नंबर चलते हैं 5 पर, स्पंदन केंद्र। दाएं अलिंद में, कहां पर? दाएं अलिंद में महाशिराओं के छिद्रों के समीप, कहां पर?
दाएं अलिंद में महाशिराओं के छिद्रों के समीप शिरा अलिंद गांठ होती है और इसी शिरा अलिंद गांठ को हम क्या कहते हैं? स्पंदन केंद्र कहते हैं। फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड, कौन सा? फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड। ध्यान दीजिएगा, दाएं निलय से फुफ्फुस साफ निकलता है, जो कौन से रुधिर को? अशुद्ध रुधिर को क्या करता है? फेफड़ों तक ले जाता है। कहां तक ले जाएगा? फेफड़ों तक ले जाएगा। किसके लिए? रुधिर को, रुधिर के शुद्धिकरण के लिए। अब बाएं निलय से क्या निकलता? धमनी महाकांड चाप निकलता, जो शुद्ध रुधिर को कहां ले जाता है? शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है। लास्ट पॉइंट 7वां है त्रिवलन तथा द्विवलन कपाट। बता रहा है कि दाएं अलिंद व निलय के मध्य, दाएं अलिंद व निलय के मध्य क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, अलिंद निलय कपाट होती है। अलिंद निलय कपाट होती है और इस अलिंद निलय कपाट में कितने वलन होते हैं? 3 वलन होते हैं। अतः ये क्या कहलाते हैं? त्रिवलनी। क्या कहलाते हैं? 3 वलन होते हैं तो क्या कहलाएंगे? त्रिवलनी कहलाते हैं। तथा बाएं अलिंद व निलय के मध्य, किसके? बाएं अलिंद व निलय के मध्य अलिंद निलय कपाट में कितने वलन होते हैं? 2 वलन होते हैं। अतः ये द्विवलनी क्या कहलाते हैं? कपाट कहलाते हैं। तो आपको ये, हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी का एक अथवा और देकर के प्रश्न है, अथवा प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? अथवा प्रश्न है कि मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसी प्रश्न का है अथवा, या तो ये प्रश्न है आपका और इसी का एक अथवा करके दिया रहता है। एक बार आप देख लीजिए, इसको देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलें, तो चलिए हम लोग इरेज करते हैं इसको। अथवा क्वेश्चन को देखते हैं। अथवा है प्रश्न, अथवा मानव की मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। चलते हैं हम लोग देखते हैं। देखते रहिए, ये मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन बनाया जा रहा है।
देखिए मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन बनाया जा रहा है। ये थोड़ा सा और गहरा ले लेते हैं। चलिए हो गया। ठीक। ये है आपका मादा जनन तंत्र। चलते हैं, ये अंडाशय हो गया, ये हो गई अंडवाहिनी, ये हो गया आपका गर्भाशय, ये आपका हो गया योनि, और ये गर्भाशयी ग्रीवा, ये है आपका मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि मादा जनन तंत्र को निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया है। किसको? मादा जनन तंत्र को निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया है। ये कलरिंग रहे, इसको इस तरह से बना लेंगे बढ़िया से। ठीक। मादा जनन तंत्र को निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया है। तो मादा जनन तंत्र को निम्नलिखित कितने भागों में बांटा गया। मादा जनन तंत्र को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। पहला ध्यान दीजिएगा अंडाशय। मादा जनन तंत्र को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। पहला अंडाशय है, दूसरा अंडवाहिनी, तीसरा आपका गर्भाशय है, चौथा जो आपका है वह गर्भाशय के बाद योनि आता है, और पांचवा है सहायक ग्रंथियां। ये गर्भाशय को मादा जनन तंत्र को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5। पहला अंडाशय होता है, दूसरी अंडवाहिनी होती है, तीसरा गर्भाशय, चौथा योनि, पांचवा क्या होती है आपका सहायक ग्रंथियां। तो ये किसको
आपको ये जो मादा जनन तंत्र है इसको निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है, जो आप देख रहे हैं। जल्दी देखिए, ये चित्र है आपका मादा जनन तंत्र का। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं वर्णन पर। मादा जनन तंत्र का वर्णन, तो चित्र मिटा दिया जाए तो देख लीजिए इस तरह से इसकी संरचना बनती है। चले, तब हम चलते हैं वर्णन पर। इरेज कर दिया जाए इसको, वर्णन पर चलते हैं, इरेज करते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग चलेंगे अंडाशय पर। अंडाशय, ओवरी। प्रत्येक स्त्री में इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। प्रत्येक स्त्री में इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। और ये भी ध्यान देना कि यह उदर गुहा में स्थित होती है। प्रत्येक स्त्री में इसकी संख्या कितनी होती है? 2। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक स्त्री में इसकी संख्या 2 होती है। संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और यह कहाँ स्थित होती है? यह उदर गुहा में स्थित होती है। यह उदर गुहा में, कहां पर? उदर गुहा में क्या होती है? स्थित होती है। कहां स्थित होती है? यह उदर गुहा में स्थित होती है। बताया गया कि प्रत्येक स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कहां स्थित होती है? उदर गुहा में स्थित होती है। और प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 3 सेमी। कितनी सेमी होती है? 3 सेमी होती है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक अंडाशय की लंबाई कितनी? प्रत्येक अंडाशय की जो लंबाई होती है कितनी सेमी होती है? 3 सेमी होती है। 3 सेमी होती है। चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई 2 सेमी होती है। 2 सेमी होती है। मोटाई, ध्यान दीजिएगा, मोटाई इसकी जो होती है 0.8 सेमी होती है। 0. कितनी सेमी होती है? 8 सेमी होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, फिर एक बार देखते हैं कि अंडाशय, प्रत्येक स्त्री में इसकी संख्या 2 होती है या उदर गुहा में स्थित होती है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 3 सेमी, चौड़ाई 2 सेमी और मोटाई कितनी होती है? 0.8 सेमी मानी जाती है। हाँ, एक प्रश्न इसमें और बनता है, अंडाशय के कार्य बताइए। तो अंडाशय के कितने कार्य होते हैं? 2। पहला अंडाणुओं का निर्माण करना और दूसरा जो होता है आपका मादा हार्मोन्स का स्राव करना। ठीक है, तो ये अंडाशय के 2 कार्य होते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग चलते हैं अंडवाहिनी पर। अंडवाहिनी, किस पर चलेंगे? अंडवाहिनी पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? अंडवाहिनी पर चलते हैं। अंडवाहिनी की संख्या 2 होती है, जो प्रत्येक अंडाशय से संबंधित होती है। प्रत्येक स्त्री में, किसमें? प्रत्येक स्त्री में अंडवाहिनी की संख्या, अंडवाहिनी की, ध्यान दीजिएगा, संख्या 2 होती है। प्रत्येक स्त्री में अंडवाहिनी की संख्या 2 होती है, जो किससे संबंधित होती है? जो प्रत्येक अंडाशय से संबंधित होती है। प्रत्येक अंडाशय से, प्रत्येक किसके? अंडाशय से क्या होती है? संबंधित होती है। प्रत्येक अंडाशय से क्या होती है? संबंधित होती है। बताया गया कि अंडवाहिनी, प्रत्येक स्त्री में अंडवाहिनी की संख्या 2 होती है, जो प्रत्येक अंडाशय से क्या होती है? संबंधित होती है। और ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई लगभग 10 सेमी होती है। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? लगभग 10 सेमी होती है। 10 सेमी होती है। और इसी अंडवाहिनी में एम्पूला पाया जाता है। इसी अंडवाहिनी में एम्पूला पाया जाता है, जहां पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, अर्थात शुक्राणु अंडाणुओं का क्या होता है? मिलन होता है। इसी अंडवाहिनी में क्या पाया जाता है? एम्पूला होती है। और उसी एम्पूला में निषेचन क्रिया संपन्न होती है, अर्थात नर युग्मक यानी शुक्राणु, ध्यान दीजिएगा, और मादा युग्मक मानी अंडाणु आपस में क्या होते हैं? संलयित होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं गर्भाशय पर। गर्भाशय, ध्यान दीजिएगा, गर्भाशय बताया जाता है, ध्यान दीजिए, अंडवाहिनी दोनों ओर से संयुक्त होकर, अंडवाहिनी दोनों ओर से क्या होकर? संयुक्त होकर उल्टे, क्या भैया? उल्टे नाशपाती के आकार की थैलीनुमा क्या करती हैं? संरचना बनाती हैं।
बताया जाता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों ओर से, दोनों ओर से, दोनों ओर से, या कह सकते हैं अंडवाहिनी, दोनों ओर से, अंडवाहिनी, ध्यान दीजिएगा, अंडवाहिनी दोनों ओर से, दोनों ओर से संयुक्त होकर, संयुक्त होकर उल्टे नाशपाती के आकार के, उल्टे किसके आकार के, नाशपाती के आकार के, नाशपाती के आकार के, आकार के थैलीनुमा, थैलीनुमा संरचना का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। उल्टे नाशपाती के थैलीनुमा संरचना का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। इसी को गर्भाशय कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। इसकी लंबाई 7.5 सेमी होती है। ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई 7.5 सेमी, चौड़ाई इसकी चौड़ाई जो होती है आपकी वह 5 सेमी, तथा मोटाई 3 सेमी होती है, तथा मोटाई 3 सेमी होती है। तो ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये था आपका क्या होता था कि गर्भाशय की के बारे में जानकारी बताया गया कि गर्भाशय है क्या चीज। बताया गया कि अंडवाहिनी दोनों ओर से क्या होती है, संयुक्त होती है। संयुक्त होने के बाद अंडवाहिनी दोनों ओर से क्या होती है, संयुक्त होती है। संयुक्त होकर के कैसी, उल्टे नाशपाती के आकार की कैसी संरचना, थैलीनुमा संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय की जो लंबाई होती है 7.5 सेमी, चौड़ाई जो होती है 5 सेमी होती है। चौड़ाई कितनी होती है, 5 सेमी होती है। और इसकी मोटाई जो होती है कितनी सेमी होती है, 3 सेमी होती है। कितनी सेमी होती है, 3 सेमी। इसको देखिए जल्दी से, आगे हम लोग चलेंगे यौन पर। जल्दी ध्यान दीजिए, यौन, चले चलते हैं यौन पर। ये आप देख लीजिए, चले यौन पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, योनि, योनि मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित, मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित, मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित पेशी युक्त भित्ति वाली, पेशी युक्त का, पेशी युक्त भित्ति वाली, कैसी भित्ति वाली, पेशी युक्त भित्ति वाली। ध्यान दीजिएगा, मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित पेशी युक्त भित्ति वाली, ध्यान दीजिएगा, थैली नुमा संरचना होती है। थैली नुमा संरचना होती है। इसी को योनि कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। और इसकी लंबाई 7.5 से, इसकी लंबाई 7.5 से 10 सेमी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 से कितनी सेमी होती है, 10 सेमी। फिर एक बार चलते हैं, मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित, मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित, मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित, मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित पेशी युक्त, मूत्राशय तथा मलाशय के मध्य स्थित पेशी युक्त भित्ति वाली, कैसी भित्ति वाली, पेशी युक्त भित्ति वाली
थैलीनुमा संरचना होती है। इसी को क्या कहा जाता है? योनि कहते हैं। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 7.5 से 10 सेमी होती है। अगला हमारा लास्ट पॉइंट है सहायक ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां, इसको मिटा दिया जाए। चलते हैं आगे। लास्ट पॉइंट है सहायक ग्रंथियां, ध्यान दीजिएगा। स्त्रियों में एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथि स्थित होती है। ध्यान दीजिएगा, स्त्रियों में एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है, जो योनि के पार्श्व में स्थित होती है। कहां स्थित होती है? जो योनि के पार्श्व में क्या होती है? स्थित होती है। तथा एक और पेरिनियल ग्रंथि पाई जाती है। तथा एक और पेरिनियल ग्रंथि पाई जाती है, जो मलाशय के पास स्थित होती है। मलाशय के क्या होती है? पास स्थित होती है। मलाशय के पास स्थित होती है। एक बात ध्यान देना कि ये जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है यह चिपचिपे तरल का स्राव करती है, और ये जो पेरिनियल ग्रंथि होती है यह एक विशेष गंधयुक्त पदार्थ का क्या करती है? स्राव करती है। कौन? ये पेरिनियल ग्रंथि ये क्या करती है? विशेष गंधयुक्त पदार्थ का स्राव करती है। और यह किसका स्राव करती है? ये चिपचिपे लसलसे तरल पदार्थ का क्या करती है? स्राव करती है। ये होती है हमारी सहायक ग्रंथियां, किसमें? स्त्रियों में। ठीक है, तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि ये सभी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज आपका सेट 2024 का सेट नंबर 1 जीव विज्ञान का कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम अगली क्लास में आपको सेट नंबर 2 पर चर्चा करेंगे।